और उसमें एनसीईआरटी की अपनी भूमिका होती है। और चूंकि लगातार आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैं एनसीईआरटी कैसे पढूं, क्या करूं। और हिंदी में एनसीईआरटी की बेसिक कमी भी है सॉल्यूशंस की, चूंकि अधिकांश इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ाई जा रही है और हिंदी में एनसीईआरटी जो पढ़ाई भी जा रही है वो बहुत कम चैनल्स पर या बहुत कम मात्रा उपलब्ध है, उसको शॉर्टकट तरीके से पढ़ा दिया गया। हर जगह आप देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एक ही चैप्टर में पूरा, एनसीईआरटी एक ही वीडियो में पूरा। तो उस तरह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स को भी बोरिंग लगता है और ख़ास तौर से जितने भी हमारे सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी टफ हो जाती है। तो आइए, चूँकि अभी जो भी इस वर्ष एग्ज़ाम या जो आने वाले एग्ज़ाम किसी भी क्षेत्र के हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम्स हों या आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहे हों, खासतौर से यूपीएससी, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स हैं, प्री और मेंस में एनसीईआरटी की बहुत भूमिका होती है। तो हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं एनसीईआरटी, क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरी अध्ययन करेंगे हम लोग। तो डेली आपको वीडियो एक मिलता रहेगा और आप उसको पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी से, भूगोल से शुरू करेंगे और क्लास 6 की ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 से 12 चलेंगे ताकि आप धीरे धीरे सबको समझ पाएँ। और थोड़ा सा तेज पढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको कम समय में संपूर्ण चीज़ें मिलने का प्रयास यहाँ पर रहे और आपके एग्ज़ाम तक सभी कंप्लीट हो। आप इसको और सुनते रहेंगे तो आपको बेहतर लगेगा और आपके लिए चीज़ें नई भी होंगी। और एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली तो आप ये मानते हैं कि 50% आपका सिलेबस पूरा वैसे ही हो जाता है। तो आइए जुड़ते हैं बिना किसी देरी के। तो जो पहला चैप्टर हमारा क्लास 6 में है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी। तो अब देखिए कि सौर मंडल में क्या है, उनमें से कुछ चीज़ें आप देखेंगे। तो सीधे से अगर हम लोग बात करें, अब जहाँ पर इतना तो सिंपल हम लोग जानते हैं, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग करनी है तो उसको ही देखना होगा। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले या एक दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से जो भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। तो इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो आप देखेंगे कुछ की टिमटिमाहट अलग है, कुछ की चमक अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे, बिल्कुल देखते हैं चंद्रमा। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का और अलग अलग साइज का दिखाई पड़ता है। अब एक बड़ी बात, आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। क्या बताया? पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार आप देख सकते हैं। अब वो जो यहां से कहना चाह रहा है उसको आप ये समझिए कि अब कैसे देख पाएंगे वो देखिए आप। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, मतलब पूर्ण चंद्रमा वाली रात कौन सी होती है? पूर्णिमा। जिस दिन आपको फुल मून दिखाई पड़ेगा, पूर्ण चंद्र दिखाई पड़ेगा, वो कहलाती है पूर्णिमा। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नया चंद्रमा जो होता है उसे न्यू मून्स या अमावस्या कहते हैं। न्यू मून्स या अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होती है? पूर्णिमा होती है। और नए चंद्रमा वाली रात क्या होगी? अमावस्या होगी। 2 पॉइंट यहां से रखिए। अब देखिए, सूर्य चंद्रमा था वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ध्यान से, क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में आपको चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती है। पूछ सकते हैं आपसे खगोलीय पिंड क्या होती है? तो सूर्य चंद्रमा था वो समस्त वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा, स्टार की बात हो रही। क्या क्या? एक तो बड़े आकार वाले हैं, गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं, अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इसीलिए इनको तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा, स्टार है। याद रखिए, चंद्रमा एक तारा नहीं है, चंद्रमा एक स्टार नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है। इसीलिए तो अगर तारों, स्टार के कुछ पॉइंट बड़े आकार वाले होंगे, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, इनमें अपनी ऊष्मा और लाइट होती है, और इन खगोलीय पिंडों को आप क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य आपका एक तारा है, स्टार है। रात के समय
चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते, तब अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। बहुत कुछ तारे इतने बड़े हैं जो सूर्य से ही बड़े हैं, लेकिन वो क्योंकि इतनी दूरी पर है इसलिए हमको बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो तारों द्वारा, जैसे ये देखिए एक आकृति बनाई जा रही है ना, तो ये नक्षत्र मंडल हो गए। तो आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों को बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये सब क्या कहलाएंगे? आपके नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। कौन सा? एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, तो एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ये बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि सप्तऋषि 7 तारों का समूह जो अर्सा मेजर का एक भाग है। कौन सा? अर्सा सप्तऋषि। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये देखिए ये भी है ना, अर्सा मेजर का एक पार्ट है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाएं, तो आप ये समझ पा रहे हैं। और इस सामने जो आपको दिख रहा है पोलर स्टार है, ध्रुव तारा है। ये देखिए प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और सप्तऋषि की सहायता से आप ध्रुव तारा की स्थिति जान सकते हैं। देखिए सीधे सप्तऋषि और आगे आपको ध्रुव तारा देखिए। ठीक, आगे देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये देखिए कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा स्वयं का लाइट और हीट नहीं होती है, वो तारों के स्टार के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड को ग्रह या प्लेनेट कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से प्लेनेट बना है। किससे बना है? प्लेनेटाई से प्लेनेट बना है। प्लेनेट की खास बात क्या है कि इनमें अपना स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले होता है। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले, पृथ्वी जैसे है जिस पर हम रहते हैं, वो क्या है? पृथ्वी। अर्थ क्या है? ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। यानी कि अर्थ के सबसे नजदीक का स्टार कौन सा है? सन है। पृथ्वी क्या है? एक प्लेनेट है, ग्रह है। और पृथ्वी को अपने प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से मिलती है, सन से मिलती है, और सन ही पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट का स्टार है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर आप चंद्रमा पर जाके अर्थ को देखें तो चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक, एक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन से देखा, मतलब कुछ रिंग्स हैं। किन किन प्लैनेट के चारों रिंग्स हैं? बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न और यूरेनस। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इन तीनों प्लैनेट के चारों ओर रिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, छल्ले देखने को मिलेंगे। ये छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां होती है ना। नेक्स्ट देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा जो आपको मून दिखता है, एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? सैटेलाइट, एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनके के पास भी अपने कुछ के चंद्रमा है, कुछ के सैटेलाइट है। यानी कि पृथ्वी का जो उपग्रह है, सैटेलाइट, वो क्या है? मून है। सौर मंडल में क्या हो गया? सोलर सिस्टम, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स एवं उल्का पिंड मिलाकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। यानी सौर मंडल में क्या क्या शामिल है? सूर्य, 8 प्लैनेट, 8 ग्रह, सैटेलाइट, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स वगैरह एवं उल्का पिंड मिलाकर के एक सौर परिवार का या सौर मंडल का निर्माण होता है, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य। एक पॉइंट है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सोल
सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्द को जानते हैं, यानी कि पौराणिक रोमन स्टोरेज में सोल सूर्य देवताओं को कहते थे। किसे? सोल सूर्य देवताओं को। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते, अक्सर वो दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ज्योग्राफी ये ग्रीक भाषा से लिया गया। पूछ सकते हैं ज्योग्राफी किससे लिया गया? ग्रीक भाषा से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ग्रीक दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ क्या है? लिखना है। पृथ्वी के संबंध में अधिक जानते हैं तो देखिए जियोग्राफी, तो जियोलॉजी, जियो के बाद लॉजी है ना, पृथ्वी का अध्ययन, मेटी पृथ्वी का मापन, आयत पृथ्वी का आकार का अनुभव, है ना। ये हो गया आपका। रात में आसमान देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले उन खगोल शास्त्री कहते हैं कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। कौन? आर्यभट्ट। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं, है ना। तो खैर, ग्रह और सूर्य, सौरमंडल के बाद अब सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य, सन। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। किससे बना है? गर्म गैसों से। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। लाइट और हीट एकमात्र कहां से मिलती है? सन से। लेकिन हम इसके अतिरिक्त तेज उष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत दूर है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सन, अर्थ से। ध्यान रखिएगा। ग्रह हो गए। अब ग्रह बात कर लेते हैं प्लेनेट की। हमारे सौरमंडल में 8 प्लेनेट है, 8 ग्रह हैं, जो सूर्य से दूरी के अनुसार पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, है ना। सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों को नाम याद रखने का आसान तरीका है माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो मरकरी है सबसे पहले, मरकरी के बाद वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते कैसे? दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए। ये कक्षा ऑर्बिट कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिनों का समय लगता है, यानी कि बुध सूर्य की परिक्रमा करने में 88 डेज का टाइम लेता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां ग्रह, ट्विन प्लेनेट मानते हैं शुक्र को, वीनस को, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। साइप एंड सेज इक्वल टू अर्थ, दैट वाइज नोन एज ट्विन प्लेनेट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं वीनस को, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को भी, यम को भी ग्रह मानते थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि अब प्लेटो को ग्रह न मानकर क्या मानेंगे? बौना ग्रह। क्या मानेंगे? बौना ग्रह। तो अब कुल 8 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि आकार में, साइज में 5वां सबसे बड़ा आपका ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आप, भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। कैसी? नीले रंग की, ब्लू, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका है। 2/3 पार्ट पर क्या है? वाटर है।
इसीलिए इसे नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। पूछ सकते हैं लाइट की स्पीड कितनी है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और इसी वजह से सूर्य का प्रकाश मात्र 8 मिनट में पृथ्वी तक आ जाता है, याद रखें। और एक पॉइंट, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा मून की सतह पर कदम रखा था। आर्मस्ट्रांग सबसे पहले व्यक्ति जो मून पर गए कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग कब गए थे? 20 जुलाई 1969 को। अब आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में, क्या कोई भारतीय भी चंद्रमा पर गया है? चंद्रमा, हमारे मून, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक सैटेलाइट, एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा बहुत नजदीक है। ये लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मून जो है अर्थ से, पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किमी दूर है, जबकि सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर था। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, है ना। उपग्रह जो सैटेलाइट होता है एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह लगाते हैं सूर्य के चारों ओर, उपग्रह ग्रह के चारों ओर। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, इनसैट, IRS, एडुसैट आदि। ये देखिए मानव निर्मित उपग्रह किस तरह हम प्रक्षेपित करते हैं और कैसे जाकर के पहुंचते हैं और कैसे प्रवेश करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 27 डेज में। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर मैदान, पर्वत, गड्ढे, माउंटेन्स, प्लेन्स, है ना, और पर्वत, मैदान एवं गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनको छाया से देखा जा सकता है। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। तारों, ग्रहों, उपग्रहों, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वेयर आर फाउंड एस्टेरॉइड्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर आर फाउंड एस्टेरॉइड्स। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, जो सैटेलाइट्स प्लैनेट के ही पार्ट्स होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ये देखिए एस्टेरॉइड्स, है ना। एस्टेरॉइड बेसिकली प्लैनेट्स के ही पार्ट होते हैं जो किसी कारणवश से टूट के अलग हो गए थे और बड़ी मात्रा में मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्कापिंड। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, क्योंकि जैसे ही पृथ्वी के पास आए वायु के साथ घर्षण हुआ और उसके बाद ये जल जाते हैं, जिससे चमकदार लाइट प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे। और कभी कभी क्या होता है, कोई उल्का बिना जले ही पृथ्वी गिरती है तो उससे अर्थ पर, धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा? हमेशा आप देखते होंगे इस तरह की एकदम खुले आकाश में एक दूसरी ओर से मतलब व्हाइट पट्टी फैली रहती है। ये लाखों तारों का समूह होता है और ये पट्टी आकाश गंगा है, मिल्की वे है। ये देखिए, है ना, कभी कभी दिखते हैं आपको आकाश में बिल्कुल व्हाइट, तो लाखों तारों का समूह होता है और ये पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इस मिल्की वे का ही पार्ट है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम
आकाशगंगा पढ़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तक गैसों की प्रणाली होती है। करोड़ों तारे हैं, बादल्स हैं, क्लाउड्स हैं, गैसेस हैं। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी कि आकाशगंगा एक ही नहीं, लाखों आकाश गंगाएं मिल्की वे मिलकर इस ब्रह्मांड कॉस्मोस का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता कल्पना करना अभी कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? तो कैसे? आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी के बाद जो सौरमंडल का एक पार्ट है, उसका सौरमंडल हमारे आकाशगंगा मिल्की वे का पार्ट है, और मिल्की वे जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, और ये आप है ना। ये देखिए, तो आपने इसको इस तरह इस चैप्टर को यहां पर ध्यान रखा। सूर्य से चारों ओर परिक्रमण करने में कितना समय लेता है? 88 डेज का टाइम लेगा। सूर्य के चारों ओर घूमने में 88 दिन का, जबकि अपनी अक्ष पर घूर्णन करने पर मात्र 59 डेज का टाइम लेता है बुध यानी मरकरी। वीनस शुक्र की बात करें तो सूर्य के चारों ओर घूमने में 255 दिन का समय लेता है, और अपने अक्ष पर घूमने में 243 डेज का। जबकि अर्थ सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 365 दिन का समय लेती है, अपनी धुरी पर घूमने का 1 दिन का। मंगल मार्स सूर्य के चारों ओर घूमने में 687 दिन 687 डेज का टाइम लेता है, जबकि अपने अर्थ पर घूर्णन में 1 दिन का समय लेता है। मंगल भी अर्थ के समान लेता है। मंगल के 2 चंद्रमा है, 2 सैटेलाइट है, जबकि पृथ्वी का 1 चंद्रमा है। ये सभी तीनों बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल चारों मरकरी वीनस अर्थ और मार्स ये आंतरिक ग्रह हैं, जो कि सूर्य के बहुत ही नजदीक होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। अब बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर होते हैं, और ये बहुत बड़े आकार के गैस और तरल पदार्थ से बने, जैसे बृहस्पति है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में लगभग 11 साल 11 महीने, लगभग 12 वर्ष, 11 साल 11 महीने का लगभग 12 साल समय लेता है। अपने अक्ष पर घूमने में मात्र कितना समय लेता है? 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा इसके बहुत है ना, 9 घंटे 56 अपनी दूरी पर घूम लेता है। जबकि शनि सूर्य के चारों घूमने में लगभग 29.5 साल 29.5 ईयर्स महीने का 29 साल 5 महीने का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर घूमने में 10 घंटे 40 मिनट का। और अभी शनि के सर्वाधिक उपग्रह हो गए, सैटेलाइट हो गए, अभी वैज्ञानिक खोजा है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 84 वर्ष का समय लेता है, जबकि अपनी दूरी पर 17 घंटे 14 मिनट का। इसके भी लगभग 27 उपग्रह है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर 164 साल का समय लेता है, 164 ईयर्स का टाइम लेता है, अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट। इसके भी चंद्रमा सैटेलाइट 13 है, और इन चारों को बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, बृहस्पति शनि अरुण वरुण को बाह्य ग्रह कहते हैं। ये दूर है सूर्य से बहुत, और ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। याद रखें इन बात को। तो इस तरह आपका ये पहला चैप्टर समाप्त हुआ है ना। वो देख सकते हैं आप, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। इससे आप धीरे धीरे ज्योग्राफी की ओर आप जुड़ पाए। अब जैसे क्वेश्चन से आप लिखेगा, जैसे ग्रह और तारों में क्या अंतर है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य से पॉइंट जो चिन्ह करने, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं, तो आप सब जानते हैं। किसे कहेंगे? वीनस को, शुक्र को कह देंगे। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी हो जाएगा तीसरा सबसे नजदीक ग्रह। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार कर लेंगे। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो उत्तर दिशा ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। बाकी आप ब्लैंक स्थान भर लेंगे। इस तरह पहला चैप्टर आपका पूरा है ना, आपका हो गया। ये देखिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल कैसे आपको बनाना है पूरा। तो नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर सेकंड है आपका ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड ग्लोब। आइए देखते हैं। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह गोलाकार नहीं बल्कि जियोड है। ये उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में एक सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब आप सबके घरों में, स्कूल्स में है, आप सबने देखा भी है। ग्लोब स्टूडेंट्स जो है अपने स्कूल्स में देखते रहते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है, का वास्तविक प्रतिरूप है। पृथ्वी का एक छोटा सा रूप बना करके उसका रियल इमेज दिखाता है ग्लोब। ये देखिए,
ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, जबकि पॉकेट रखने योग्य छोटे ग्लोब जो गुब्बारे से ग्लोब हम कहीं भी रख सकते हैं। बड़े ग्लोब तो आसानी से ले जा नहीं सकते, जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनको सही आकार में दिखाया गया है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब एक प्रश्न उठता है कि उसकी किसी स्थान पर उसकी स्थिति कैसी बताई जाए। इसके लिए कुछ बिंदुओं और रेखाओं की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित हो, जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाते हैं। ग्लोब कैसे घुमाते हैं? पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर। याद रखिएगा, अर्थ कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ग्लोब को भी हम पश्चिम से पूर्व घुमाते हैं। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, लेकिन इसके अक्ष पर, अपने अक्ष पर चारों घूमती है, जबकि ग्लोब में ऐसा एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं। ये अन्य काल्पनिक रेखा दो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये देखिए अपने अर्थ का, जिन्हें विषुवत वृत्त कहते हैं। एक काल्पनिक रेखा जो 0 डिग्री, वो विषुवत वृत्त। ये देखिए, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ये नॉर्थ गोलार्ध, और ये साधन। तो दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, और ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में पाया जाता है। ये देखिए, विषुवत वृत्त है आपका 0 डिग्री, इक्वेटर इसी को बोलते हैं। और इसके जो पैरेलल लाइन है, ये देखिए, ये सभी क्या कहलाती है? अक्षांश, लैटिट्यूड्स। और अक्षांशों को अंश में नापते हैं, जैसे 20 डिग्री, 23 डिग्री, है ना, 24 डिग्री, जितना भी है। तो ये जो 0 डिग्री है आपका, ये इक्वेटर है। शून्य अक्षांश जो होगी वो क्या कहलाएगी? विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त की 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4, यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को, जबकि 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को दिखाएगा। 90 अंश जो 90 डिग्री आपका सदर्न पोल होगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहेंगे। जैसे विषुवत वृत्त ये था, इसके जो समानांतर पैरेलल है वो सब क्या कहलाएंगे? उत्तरी अक्षांश। जबकि इसके दक्षिण वाले, ये 0 मान लीजिए अगर आप, तो इसको दक्षिण में जितने भी होंगे उन्हें सब दक्षिणी अक्षांश कहेंगे, सदर्न लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड कहेंगे। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान में समय उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। उदाहरण, इसे उत्तरी या दक्षिणी से लिखते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में दक्षिण अमेरिका में बोलो हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बोलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बोलो हॉरिजॉन्टल विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बोलो हॉरिजॉन्टल 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। देखिए, यह आपका इक्वेटर विषुवत वृत्त है। फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर, जबकि 23.5 डिग्री साउथ को हम बोलते हैं कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, है ना, ये बना हुआ है यहाँ पर। महत्वपूर्ण अक्षांश व समानांतर रेखाएं बात कर रहे थे, कौन कौन है? तो सबसे पहले इक्वेटर होती है, देख लिया आपने मैप में, विषुवत वृत्त इक्वेटर 0 डिग्री है ना। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं 0 डिग्री। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, नॉर्थ पोल, साउथ पोल 90 डिग्री। 4 अन्य महत्वपूर्ण रेखाएं भी हैं, वो देख लेते हैं। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर है, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिण जो है मकर रेखा कैप्रिकॉर्न लाइन है, कैप्रिकॉर्न 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव व्रत और 66.5 दक्षिणी ध्रुव व्रत आर्कटिक। पृथ्वी के ताप कटिबंध,
कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कहाँ का? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। कर्क और मकर के बीच में सभी अक्षांशों में एक बार जरूर ऊपर आता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंध कहते हैं। किसे? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं इस तरह करके, और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुववर्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुववर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। किसे? कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव के बीच और मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव के बीच जो शीत का तापमान कम रहता है, मध्यम रहता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत उत्तरी ध्रुव तक तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच ठंड बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहते हैं। अब बात करते हैं देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं देशांतर। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। सिर्फ अक्षांश से आप उसकी वास्तविक स्थिति जानकारी नहीं बता सकते, इसलिए देशांतर की आवश्यकता पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, कहाँ? पैसिफिक ओशन में स्थित टोंगा आइलैंड्स एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस आइलैंड, मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा के पूर्व या पश्चिम में इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन्हीं रेखाओं को देशांतरीय अयामोन्तर कहते हैं। अब देखिए, उनके बीच के देशांतर के अंशों को माप सकते हैं। प्रत्येक अंश को हम डिग्री को मिनट में मापते हैं, मिनट को सेकंड में विभाजित करते हैं। ये अर्धवृत्त होते हैं, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल होते हैं। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती आती है और ध्रुवों पर जाकर शून्य होती है, जहां सभी देशांतरीय अयामोत्तर आपस में मिलते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय रेखाओं की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान, इक्वल होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राष्ट्र की वेधशाला स्थित है लंदन में, गुजरने वाली रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए और इस रेखा को प्रमुख देशांतर रेखा कहते हैं, जिसका मान 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिमी तक गणना करते हैं। GMT, ग्रीनविच मीन लाइन जो होती है ना, जिसे हम बोलते हैं, वो देखिए, और इसके 180 इधर, इसके 180 इधर। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का प्रयोग करते हैं। ये जानना रोचक होता है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामांतर एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। अतः ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतरी रेखाओं के द्वारा बने ग्रिड को देखिए। ये देखिए पूरा ग्लोब। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां दोनों रेखाएं दूसरे काटती हैं, और वो बिंदु धुबरी की स्थिति होगी। जहां पर 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री देशांतर काट रहा होगा, वही धुबरी कहलाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। ये देखिए, समय को मापने और का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय का निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी होती है एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है आपकी छाया। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामांतर पर सूर्य जिस समय आकाश पर सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वो स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। ईस्ट का जो टाइम होगा वो क्या होगा? आगे, प्लस जो वेस्ट का होगा वो क्या होगा? पीछे। तो जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की गणना के लिए निम्नलिखित विधि की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर
360 डिग्री घूम जाती पूरा अर्थ, अर्थात वो 1 घंटे में 15 और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में 60 मिनट अर्थात 1 घंटे आगे होगा। यानी कि जब 12 बजे होंगे तो पूर्व में 1 घंटा आगे, पश्चिम में 1 घंटा कम हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उसी समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। समझ पाया कि नहीं? देखिए ऐसे एक ये पूरा गोला है 360 का, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो 360/24 आपने भाग किया 15 आ गया। यानी कि 1 घंटे में कितने का अंतर आया? 15 में। निकाल लिया आपने, सीधी सी बात। और एक चूंकि घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 15 चौको 60, तो 4 का आ जाएगा एक में, है ना। ठीक है। अब अलग अलग यामी पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। क्यों होता है? बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन हो। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। कहां से? द्वारिका से डिब्रूगढ़ के बीच। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय कहा जाए, स्टैंडर्ड टाइम। ये याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत के लिए 82.5 डिग्री पूर्व 82.5 ईस्ट को मानक याम्योत्तर माना जाता है। ये लाइन जो कि इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है, पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम मानक समय इसी से मानते हैं। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST के नाम से भी जानते हैं। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो लोग आज रात में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न शुरू होगा, अर्थात भारत में समय अनुसार मैच 7:30 बजे शुरू होगा शाम के, तब देर रात में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय का अंतर क्या है? देखिए 5.5 घंटे का लगभग। भारत ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ग्रीनविच कितना है? 0 डिग्री। वहां से इंडिया कहाँ है? 82.5 डिग्री। तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है, +5:30। भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार बहुत अधिक होता है, इसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय स्टैंडर्ड टाइम बनाए। जैसे रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया। रूस चूंकि इतना बड़ा है इसलिए वहां पर 11 वहां के मानक समय है, मतलब 11 से अधिक मानक समय अपनाया गया है। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये आप पूरा क्लियर कर चुके होंगे। देखिए 1 मिनट, ये विश्व के समय क्षेत्र है ना। ये देखिए अलग अलग 10 11, भारत का 5.5 घंटे, भारत 5.5 घंटे आगे वहां से, है ना, अगर आप ध्यान से देख पाए तो। चीन 8 घंटे आगे, ऑस्ट्रेलिया पीछे 10, अलग अलग, कोई पीछे भी है ना, माइनस में है। ये देखिए पूरा मैप आप इसको पढ़ लेंगे, ये PDF आपको मिल जाएगी। तो ये अब देखें अभ्यास में, ये आप क्वेश्चन तो कर लेंगे। प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना होता है? जो मेन GMT मतलब वही देशांतर, वो आप जानते हैं 0 डिग्री है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो आप बता पाएंगे ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। देशांतर कुल संख्या कितनी होती है? देशांतर कितने होते हैं? 360, है ना। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, आप कर देंगे दक्षिणी में, है ना, गोलार्ध में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ग्रिड किसका जाल है? ये भी कर लेंगे आप, खाली स्थान भर लीजिए, है ना। तो इस तरह करके आप, और इसमें कोई टॉपिक था नहीं, तो इस तरह करके आज का जो 2 चैप्टर हमने समाप्त किए। नेक्स्ट इसी तरह हम लोग पूरी NCERT को करने का प्रयास करेंगे। बस आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।